हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का उच्चतम न्यायालय, जिसके अंतर्गत हम लोग आज इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका पढ़ेंगे। जो बेसिक नॉलेज है आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो होनी चाहिए, जहाँ से निकलकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। सबसे पहले हम भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में जानना चाहेंगे कि एग्जिस्टेंस में कब आया। भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो इसका आंसर है 28 जनवरी 1950, जिस समय हमारा भारत का संविधान लागू हुआ उसके बाद उच्चतम न्यायालय को भारत अस्तित्व में लाया गया। ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। तो आपको डेट एग्जाम में ली जाती है, पूछी जा सकती है कि कब इसके एग्जिस्टेंस में आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देन योर आंसर इज 28 जनवरी 1950। अब हम बात करते हैं कि भारत का उच्चतम न्यायालय जब 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया तो उससे पहले भारत में क्या व्यवस्था थी? उससे पहले भी तो कोई कोर्ट हुआ करती होगी भारत की जो सर्वोत्तम हो। ठीक है ना, तो कौन सी कोर्ट थी? वो थी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का उच्चतम न्यायालय जो आया उससे पहले फेडरल कोर्ट जो थी, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो थी, वो भारत का उच्चतम न्यायालय के रूप में काम करती थी। फेडरल कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी, जो उस समय यानी कि 28 जनवरी 1950 से पहले तक जो भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्य करता था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फेडरल कोर्ट को प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फेडरल कोर्ट के स्थान पर किसने जगह ले ली? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जो हमारा भारत का सर्वोत्तम न्यायालय है, अपेक्स कोर्ट है, शीर्ष न्यायालय। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में व्यवस्था संविधान के किस पार्ट के कौन से चैप्टर में की गई है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर हमें याद रखने की बात है आपकी कि चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में यानी कि द यूनियन जुडिशरी, संघ की न्यायपालिका जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद हो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल की हम बात करने जा रहे हैं, आर्टिकल 141, अनुच्छेद 141। आर्टिकल 141 ये घोषणा करता है कि सर्वोत्तम न्यायालय जो है वो सर्वोत्तम ही है, मतलब उससे ऊपर कोई भी न्यायालय हमारे इंडिया में नहीं है। तो ये घोषणा किस प्रकार से करता है? ये कहता है, शीर्ष पर कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट या अपेक्स कोर्ट हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जितने भी जो भी लॉ स्टैब्लिश किए जाएंगे, जो भी विधियां घोषित की जाएगी, वो विधियां क्या होगी? शैल बी बाइंडिंग, वो विधियां बाध्य होगी किस पर? ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स नीच स्टेट है, या फिर इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात कर ले, या मजिस्ट्रेट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स की बात कर ले, कहने का मतलब है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी न्यायालय हैं उन सब पर सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो विधि घोषित करी है, जो लॉ डिक्लेयर करा है, उसके द्वारा वो सभी क्या होंगे? बाध्य होंगे, बाउंड होंगे, वो उन सबको मानना होगा। तो जब ऐसी व्यवस्था है तो सीधी सी बात है, इसका नाम सुप्रीम कोर्ट सही है क्योंकि सर्वोत्तम है, सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा अपेक्स कोर्ट है, शीर्ष न्यायालय है, बाकी सभी न्यायालयों पर जो है इसकी जो विधि है, इसके द्वारा जो घोषित विधि है वो बाध्य होगी। तो इस तरह से आर्टिकल 141 भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 124 की, जो आपका सबसे पहला आर्टिकल है यहाँ पर इस चैप्टर का, चैप्टर 4 का। आर्टिकल 124 का क्लोज फर्स्ट बात करता है कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अर्थात उच्चतम न्यायालय का गठन। अब उच्चतम न्यायालय का गठन कैसे किया जाता है? देखिए, उच्चतम न्यायालय का गठन जो होता है, पहले हम अगर ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट की, मतलब जो मूल जो उच्चतम न्यायालय था, जब 1950 में इसकी स्थापना की गई, 1950 में इसकी स्थापना की गई, तो एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इसके अंदर 8 जजेस थे। ठीक है, अब अगर हम वर्तमान की बात करें, बाद में धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई आवश्यकता के हिसाब से। अब अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, तो एट प्रेजेंट इसमें है 30+1, 1 है सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजे ऑफ इंडिया, और 30 जो है वो कौन है? अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान में कितना है? 31। जब भी संसद को अधिकार है, जब भी आवश्यकता अनुसार जो है इनके पदों का सृजन कर सकते हैं, इनको बढ़ा
उस समय 8 जजेस थे। अब प्रेजेंट की हम बात करें तो अभी 31 है टोटल, जिसमें 30+1 का रेशियो है 1, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड देन 30 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? ये तो हुआ कंपोजिशन की बात। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 124 के थर्ड क्लोज के बारे में, जो बात करता है क्वालिफिकेशन, योग्यता। क्या योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के पास? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता हो? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो कौन होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त तो ये है। प्लस ये तो मस्ट है कि वो भारत का नागरिक हो। अब देखिए, मिनिमम 5 इयर्स तक वो क्या हो? एज अ जज ऑफ वन हाई कोर्ट और मोर देन वन जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से क्या मतलब है यहाँ पर? हाई कोर्ट मीन्स वो हाई कोर्ट जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, तो मिनिमम कम से कम 5 वर्षों तक वो किसी उच्च न्यायालय का या उससे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों का, एक हाई कोर्ट का या फिर एक से अधिक हाई कोर्ट्स का एटलीस्ट 5 इयर्स तक वो क्या रहा हो? जज रहा हो। एक तो कंडीशन ये है, और इसके अलावा या फिर ऐसा नहीं है तो एटलीस्ट 10 इयर्स तक वो किसी हाई कोर्ट में उसने प्रैक्टिस करी हो एज एन एडवोकेट रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। 10 इयर्स तक एक हाई कोर्ट में या फिर ऐसे ही अन्य उच्च न्यायालयों में, एक से ज्यादा उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस कर सकता है, एडवोकेट के रूप में कार्य कर सकता है। तो दूसरा ऑप्शन ये छोड़ दिया कि भाई वो सिटीजन ऑफ इंडिया तो हो ही, और उसके साथ में या तो वो 5 साल तक, कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स का जज रहा हो, या फिर अगर वो जज नहीं रहा है तो मिनिमम एटलीस्ट 10 इयर्स तक वो किसी उच्च न्यायालय में एज एन एडवोकेट उसने कार्य किया हो, किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में। क्लियर हुई बात? इसके अलावा अगर ऐसा भी नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। अगर ऐसी भी क्वालिटी उसमें नहीं है, ऐसे भी नहीं है, तो प्रेसिडेंट की जो है, जो प्रेसिडेंट की राय में जो व्यक्ति पारंगत विधिवेत्ता है, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, तो उस व्यक्ति को भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर होगी बात? तो ये वाला जो सिटीजन ऑफ इंडिया है ये तो कंफर्म है कि ये शर्त तो होगी ही होगी। इसके साथ में 3 ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाता है क्लोज 3, और ये कहता है कि इन तीनों में से एक योग्यता तो होनी ही होनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप सुनिए कि जब हम बात कर रहे हैं 10 इयर्स की, 10 इयर्स उसने एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस किया हो, मान लीजिए कि वो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है और 5 साल बाद ही वो एज अ जज अपॉइंट हो जाता है कहीं पर, तो वो अवधि भी जो है इस 10 इयर्स में काउंट की जाएगी। लेकिन जज जो होगा वो उसका जो आपका ये जो जज होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज से लेवल का नीचे नहीं होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, हम जब बात कर रहे हैं 10 इयर्स की एडवोकेसी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि उसने कम से कम 10 इयर्स को हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स में एज एन एडवोकेट कार्य किया हो, तो यहाँ पर एडवोकेट का कार्य करते हुए अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में चुन लिया जाता है, तो वो अब जितनी अवधि वो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में कार्य करता है वो अवधि भी इन 10 इयर्स में शामिल की जाएगी। ऐसा आपका जो एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है इस आर्टिकल के अंदर, उस एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में लिखा है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना? ये हो गया आपके इसके बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं रिमूवल के बारे में। आर्टिकल 124 का क्लॉज 4, आप बेरे लेके बैठा कीजिए, उस पर अंडरलाइन करते रहा कीजिए, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ या फिर जो ई कंटेंट आपको अवेलेबल करवाती हूँ आप उसमें भी अंडरलाइन कर सकते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है ना? अब बात आती है रिमूवल फ्रॉम ऑफिस की, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है। तो अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैम पहले रिमूवल पढ़ा रही है, अपॉइंटमेंट तो अभी किया ही नहीं हमने। तो बच्चों, अपॉइंटमेंट के बारे में जो टॉपिक है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम लोग सेपरेटली उस पर डिस्कशन करेंगे। उसको हम बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगी उसको। ठीक है? क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और उस पर पूरी एक क्लास होगी। ठीक है ना? इसलिए अभी अपॉइंटमेंट मैंने रहने दिया, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम रिमूवल की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन हमने देख ही ली। ठीक है? अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा, देख लेंगे अभी हम। ठीक है ना? अब देखो, हम बात करते हैं रिमूवल फ्रॉम ऑफिस की, कि उसको ऑफिस से कैसे हटाया जाएगा। अगर उसने पद उसने धारण कर लिया, जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है और उसको पद से
रही हूँ मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ हाउसेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रत्येक सदन ऑफ बोथ हाउसेस और इसके अलावा प्लस एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग एंड प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस प्लस consent of president in same session अब देखो, अब इसे समझो कैसे हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो सबसे पहली बात तो यहाँ ध्यान रखने की ये है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल और केवल साबित मिसकंडक्ट, प्रूव्ड मिसकंडक्ट यानी कि कदाचार या इनकैपेसिटी, असमर्थता, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, उसके अतिरिक्त नहीं। इसके अलावा भी इसकी एक प्रक्रिया है जो प्रोसेस, जिसे हम इम्पीचमेंट भी कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। बाकी आप यहाँ देख लीजिए, मिसकंडक्ट इनकैपेसिटी के आधार पर हटाने के लिए क्या चाहिए? मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ हाउसेस, संसद के प्रत्येक सदन की जो कुल सदस्य संख्या है, टोटल मेंबरशिप, उसकी बहुमत की आवश्यकता है। उसके बहुमत से साथ ही साथ दोनों सदनों की एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, किसकी? उपस्थित और मत देने वालों का जो विशेष बहुमत है, 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए। इससे पारित जो भी टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी से साथ के साथ उपस्थित और मत देने वालों की 2/3 मेजॉरिटी से पारित जो भी ऑर्डर हो, जो भी आदेश होगा, उसको कहाँ भेजा जाएगा? ये पारित हो गया, यहाँ से पारित होने के बाद जो है वो कहाँ भेजा जाएगा? एड्रेस को कहाँ भेजा जाएगा? प्रेसिडेंट के पास में। और प्रेसिडेंट के पास में कब भेजा जाए? कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन सेम सेशन, उसी सत्र में जिस सत्र में वो एड्रेस पारित हुआ है। समझ में आई बात? जिस सत्र में पारित किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, जिस सत्र में एड्रेस पारित कर दिया गया पार्लियामेंट की टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी के द्वारा, और उपस्थित और मत देने वालों की कम से कम 2/3 बहुमत से जो एड्रेस पारित हो गया है, उस एड्रेस को कहाँ भेजोगे? उसको भेजोगे प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए, बट उसी सेशन में जिस दौरान वो पारित हुआ है। क्लियर हो गई बात? वो प्रस्ताव वहाँ पारित हो गया और उसको कहाँ भेज दिया आपने? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन उसी सेशन में, ध्यान रखिए, उसी सत्र में भेजा जाना जरूरी है जिस सत्र में वो पारित हुआ है। देन आफ्टर द कंसेंट, जैसे प्रेसिडेंट की भी सहमति उस पर आ जाती है, उसके बाद जो है जो भी पर्टिकुलर जज, जो भी जज है जिसको हटाया जाना है, उसको उसके पद से हटा हुआ माना जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ध्यान रखना कि दोनों से ही काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो क्लोज 3 हो चाहे वो क्लोज 4 हो, इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब आते हैं 124 के 6 के बारे में। 5 क्लोज मैंने यहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें केवल ये दे रखा है कि जो भी प्रक्रिया होगी जज को हटाने की, उसका निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है ना? उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो बात आती है 124(6) की। 6 क्लोज कहता है ऑथ और अफर्मेशन के बारे में, शक्ति या प्रतिज्ञान के बारे में। सॉरी, जो भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो रहा है, वो किसके समक्ष शपथ लेगा? ऑथ किसके समक्ष लेगा? या अफर्मेशन किसके समक्ष करेगा? वो करेगा प्रेसिडेंट के समक्ष, या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा इस पर्पज के लिए अगर कोई व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है तो उसके समक्ष करेगा। 3rd शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल में इसका प्रारूप दे रखा है। साथ के साथ वो इसको ओथ और अफर्म करने के बाद में वो इस पर अपने हस्ताक्षर भी करता है। तो एक छोटी सी बात आपका क्लोज 6 बताता है। नेक्स्ट बात बताता है क्लोज 7। वो कहता है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट हो गया है, वो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र में वो है, वो किसी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। ये बैन है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज में जो पर्सन के रूप में जो पर्सन नियुक्त हो गया है, वो भारत के राज्य क्षेत्र में अभिवचन का कार्य किसी भी न्यायालय के समक्ष या किसी प्राधिकारी के समक्ष नहीं करेगा। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने क्या देखा
सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए कुछ ऐसी आवश्यक बातें, कुछ ऐसा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पढ़ा जो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, उस पर चर्चा करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।